10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट इकाई का प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन का जो भी थ्योरी पार्ट है हम लोग देख चुके हैं। इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में दिया हुआ था वो भी कर लिए हैं। अब प्लस प्राकृतिक संसाधन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। टोटल कुल मिला के हम लोग 60 MCQ इससे कर चुके हैं। अगर वो आप वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। चलिए तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संसाधन का लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। चलिए देखते हैं। जलोढ़ मृदा सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लगाए गए अवसाद के निक्षेपण से इस मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक, उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित मैदान है जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान राज्यों में फैली हुई है। अब देखिए इसके साथ साथ इन सभी राज्यों के अलावा पूर्वी तटीय मैदान में भी जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी का डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से निर्मित है। ठीक, क्लियर है। अब देखिए इस मृदा में गहन कृषि, अब यहाँ एक नया शब्द आया है गहन कृषि। तो मान लेते एक भूमि का ये टुकड़ा है और इस भूमि के टुकड़ा पर 2 या 2 से अधिक फसल एक वर्ष में लगाई जाती है तो हम समझेंगे इस पर क्या हो रहा है, गहन कृषि। और गहन कृषि करने के लिए मृदा का अति उर्वर होना आवश्यक है। तो जलोढ़ मृदा क्या है, अति उर्वर है, इसीलिए इस मृदा पर गहन कृषि की जाती है। तो ये कह रहा है गहन कृषि के साथ साथ यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का, दाल यानी दलहन, गन्ना आदि का उत्पादन किया जाता है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यहीं पर समाप्त हुआ जो बिल्कुल सटीक आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है समोच्च कृषि। अब देखिए थोड़ा समझेंगे और इसे देखेंगे। समोच्च कृषि, तो पहाड़ी ढलानों, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। ठीक, वही कह पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए, तो पहाड़ होता है ऐसे, मान लीजिए ऐसे, और जल तेज ऐसे बहाव आगे तरफ बहता है, तो तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा खेती यानी कैसे इस तरह से खेत की जुताई की जाती है। तो सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को ही समोच्च कृषि कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें और थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। समोच्च जुताई में खेतों की जुताई वृत्ताकार रूप में की जाती है, यानी खेत की इस प्रकार से जुताई की जाती है, इस वृत्त के आकार से, पहाड़ी के चारों तरफ इस ढलान ऐसे की जाती है वृत्त के आकार, जिसके कारण इसकी आकृति जुताई वृत्ताकार रूप में की जाती है, जिसके कारण इसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह बन जाते हैं। वृत्त की तरह जो आकृति होता है ना उसे क्या कहते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं। तो आकृति क्या बने, समोच्च रेखा की तरह दिखाई देने लगता है। इस कारण इस प्रकार की कृषि को समोच्च कृषि कहा जाता है। ठीक, क्लियर है, हमारा सेकेंड भी क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है, यानी जहाँ पे पवन अपर्दन होता है वहाँ पे कौन सी कृषि की जाती है, वही कह रहा है। तो पवन द्वारा मृदा के ऊपरी परत को होने वाली नुकसान यानी क्षय को ही पवन अपर्दन कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे पवन अपर्दन किसे कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग श्रेयस्कर यानी लाभकर माना जाता है। अब पट्टिका कृषि में खेतों पर फसलों के बीच खाली स्थान में घास की पट्टियाँ विकसित की जाती है। जैसे मान लेते हैं एक खेत है ये, ठीक, उस पर मान लीजिए कि यहाँ एक फसल लगा है, दूसरा फसल ये लगा है, तो कि यहाँ ये जगह खाली हो गया, फिर आगे जगह खाली होगा, तो क्या कर देंगे, ये जो फसल है इसके बीच में खाली स्थान पर घास विकसित कर देंगे। तो यहाँ जो ये फसल है इससे भी भूमि कवर हो गया, यहाँ जो फसल उससे भूमि कवर हो गया, और ये जो खाली स्थान है वो घास उससे कवर हो गया। तो कोई भी स्थान खाली नहीं बचता है जिसके जहाँ से पवन क्या कर सके, मिट्टी को उड़ा के ले जाए, जिससे मृदा का क्या हो, अपर्दन हो। तो इसी को कहते हैं पट्टिका कृषि। तो विकसित की जाती है जिससे पवन मृदा का अपर्दन नहीं कर पाता। साथ ही साथ पट्टिका कृषि से मृदा की उपजाऊ शक्ति में भी ह्रास नहीं होता, यानी घास
यहाँ लगा देंगे तो घास धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वहीं पे सड़ जाएगा, सड़ के क्या बन जाएगा, ह्यूमस बन जाएगा। तो वही ह्यूमस क्या होता है, उपजाऊ शक्ति मिट्टी के बढ़ाता है। तो उपजाऊ शक्ति भी इसकी ह्रास नहीं होगी पट्टी का कृषि से भूमि की। अब अगला क्वेश्चन हम लोग को देखना है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। देखिए, तो जब नदी समुद्र में मिलता है, यानी नदी अपने पहाड़ी क्षेत्र से, यानी जहाँ से निकलता है, उद्गम होता है, वहाँ से लेकर जब नदी क्या मिलता है, समुद्र मिलता है, तो उसी स्थान पर, यानी जहाँ समुद्र में नदी मिल रहा होता है, उसी स्थान पर नदी द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से निर्मित डेल्टा, यानी जो आकृति निर्मित होती है, निर्मित आकृति को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। ठीक, और डेल्टा मैथ में भी पढ़ना है, वो डेल्टा कुछ और है, ये वाला जो डेल्टा कुछ और है। तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान में स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, निर्माण होता है या किया जाता है। डेल्टा का निर्माण जलोढ़ मृदा से होता है, जो किया जाता है, किससे किया जाता है, जलोढ़ मृदा से किया जाता है। अब कह रहा है यह मृदा बहुत उपजाऊ होता है तथा, यानी जलोढ़ मृदा जहाँ होगा क्या होगा, बहुत उपजाऊ होता है तथा इस मृदा में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात होते हैं, यानी सबका अनुपात क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखते हैं, इस मृदा में पोटास, फास्फोरस तथा चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। ठीक, क्लियर है। हमारा क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 4, ये भी समाप्त हुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। जैसे देखते हैं, किसी कृषि भूमि पर 2 या 2 से अधिक अलग अलग फसलों को एक के बाद एक लगाया जाना फसल चक्रण कहलाता है। यानी भूमि पर फसल को बदल बदल के लगाना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र या फसल चक्रण कहलाता है। ठीक, अब देखिए, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। देखिए कैसे, अब एक ही प्रकार के फसल, यानी एक ही प्रकार के फसल लगाएंगे तो उस फसल में क्या होगा, जो फसल द्वारा उपयोग किया जाने वाला पोषक तत्व क्या, उसकी कमी हो जाएगी। जैसे गेहूं, कपास, मक्का आदि के लगातार उगाने से मृदा में ह्रास, यानी मृदा का क्या होता है, ह्रास, यही कह रहा है, पोषक तत्वों की कमी उत्पन्न हो जाती है, मृदा क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। अब कह रहा है इसे, अब यही जो ह्रास हो गया, इसको किससे, तिलहन, दलहन जैसे पौधों की खेती द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है, जो मृदा की खोई हुई पोषक तत्व को वापस प्राप्त होता है, मृदा की खोई हुई पोषक तत्व वापस प्राप्त हो जाता है। यही मृदा संरक्षण कहलाता है। यानी मृदा का संरक्षण करें क्या, उसमें खोई हुई पोषक तत्व को वापस प्राप्त कर लेंगे, तो क्या मृदा का यही संरक्षण कहलाता है। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। और अब हम लोग को देखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें पहला है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपर्दन में इसकी क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है आगे, किसान अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने की चाहत में खेतों में अधिक सिंचाई कर देते हैं और यही जरूरत से अधिक सिंचाई जलाक्रांता उपस्थित हो या जलाक्रांता कहलाता है। देखिए, वर्तमान में जलाक्रांता पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण के लिए क्या हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण, यानी भूमि का पोषक तत्वों की ह्रास के लिए क्या हो रहा है, उत्तरदायी साबित हो रहा है। जलाक्रांतता यानी अति सिंचन से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या जाती है, जिससे मृदा का पोषक तत्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और मिट्टी में लवणीयता, क्षारीयता की वृद्धि तथा पोषक तत्व की कमी, मिट्टी का गठन, यानी मिट्टी जो जुड़ा होता है, वही कह रहा है, जुड़ाव कमजोर हो जाता है, जिससे मिट्टी हल्की हो जाती है। ठीक, और मिट्टी के गठन कमजोर तथा मिट्टी के हल्के होने के कारण अपर्दन के कारण, जैसे पवन, जल आदि द्वारा मिट्टी का अपर्दन किया जाता है, यानी एक जगह दूसरी जगह उड़ा के, यानी हटा के ले जाया जाता है, यही कहलाता है अपर्दन। वही मिट्टी में लवणीयता, क्षारीयता की वृद्धि तथा पोषक तत्वों की कमी होने से मृदा की उर्वरता शक्ति में कमी होती है, जिससे भूमि बंजर होने लगता है
बंजर लगता है, जिससे अपर्दन के कारक भी इस भूमि का काफ़ी तेजी से अपर्दन करते हैं। भूमि बंजर हो जाएगा, यानी भूमि बंजर हो जाएगा तो उस पर किसी प्रकार का पेड़ पौधा उगेगा नहीं, उगेगा। पेड़ पौधा नहीं उगेगा तो उस भूमि का अपर्दन करना किसी भी अपर्दन के दूत जैसे पवन जल द्वारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक, अपर्दन तेजी से करने लगता है। अतः जल क्रांतता भूमि अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण का मुख्य समस्या है। ठीक, क्लियर है। तो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला समाप्त हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा संरक्षण पर निबंध लिखिए। तो चलिए आइए लिखते हैं निबंध। मृदा पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मृदा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव, वनस्पति तथा पशुओं को सहायता करती है। ठीक, अब करा मृदा में निहित उर्वरता शक्ति मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है तथा देश की नियति का भी निर्धारण करता है। इससे नष्ट होने वाले यानी इसके नष्ट होने से सभ्यता, संस्कृति तथा संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप क्या हो जाएगा, आर्थिक क्रियाकलाप या गतिविधि नष्ट हो जाएगी। अतः मृदा का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, मानव अपनी आवश्यकताओं की 95% भाग की पूर्ति किससे, मृदा से ही करती है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए आवश्यक परिस्थिति मृदा ही उपलब्ध कराती है, मृदा ही उपलब्ध कराती है। हमारे पूर्वज ने जीवन यापन इसी मृदा से किया, हमारा जीवन यापन भी इसी मृदा से हो रहा है। अतः आगे तथा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी मृदा ही आधारभूत स्तंभ बनी हुई है। ठीक, यानी सभी के लिए, हमारे पूर्वज ने भी, हमारे लिए भी और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या है, मृदा आवश्यक है। वर्तमान में मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला जैसे भोजन, कपड़ा और मकान यानी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला संसाधन भूमि संसाधन को मानव ने क्या करते हैं, भूमि ऐसे लिखना है, भूमि संसाधन को मानव ने स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्याधुनिक तकनीक की शोषणात्मक क्रियाकलाप ने काफ़ी नुकसान किया है या काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ठीक, दोनों लिख सकते हैं। अब देखिए, वनों उन्मूलन, अति पशुचारण, रसायनों का अत्यधिक प्रयोग आदि मानवीय गतिविधियों ने मृदा का क्षरण लगातार हो रहा है। यानी क्या कहते हैं, मानवीय गतिविधियों से मृदा का क्षरण लगातार हो रहा है। ठीक, क्लियर है। आगे, उद्योग से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ भी भूमि अपर्दन को बढ़ावा दे रही है या देते रहे हैं। अतः उपरोक्त सभी कारकों से मृदा जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर संकट उत्पन्न हो रही है। ठीक, अतः सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण हेतु मृदा का संरक्षण अति आवश्यक है। जब मृदा का संरक्षण नहीं करें तो क्या हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो, सभ्यता, संस्कृति, संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फसल चक्रण, अतः फसल चक्रण पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई, पवन से प्रभावित क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, वर्षा जल संचयन, भूपृष्ठ जल संरक्षण, भूमिगत जल प्रबंधन आदि मानवीय गतिविधियों द्वारा भूमि का संरक्षण किया जाना या किया जा सकता या किया जाना क्या है, अति आवश्यक है। ठीक, क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, समाप्त हो गया। और थर्ड देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन। भारत में अत्यधिक पशु धन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें प्रश्न है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, पशुधन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में यानी विश्व में क्या है, अग्रणी है, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। इसके कारण निम्नलिखित है। देखिए, अब भारत में अस्थायी चारागाह की बहुत कमी है, मात्र 4% भूमि पर ही चारागाह है, वह भी धीरे धीरे कृषि भूमि में बदलता जा रहा है, तब्दील होता जा रहा है, जिससे पशुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए, अगर भारत के जिस भाग में पशुओं की संख्या अत्यधिक है वह क्षेत्र प्राकृतिक आपदा से ही प्रभावित है, जिससे पशुओं का चारा उपलब्ध होने में क्या होती है, कठिनाई होती है, यानी काफ़ी कठिनाई होती है। चारे की कमी का सीधा प्रभाव दूध उत्पादन पर पड़ता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान बहुत कम हो जाता है, यानी पशु का दूध उत्पादन ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में उसका योगदान पशु का क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक, तो भारत में पशु के उत्तम नस्ल, उसके बाद अगला कारण है भारत में
पशुओं के उत्तम नस्ल तथा पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके का भी अभाव है। ठीक, अतः उत्तम नस्ल के पशुओं का अभाव, चारा का अभाव, उचित इलाज का अभाव, पशु के वैज्ञानिक तरीके की कमी आदि आदि कारणों के कारण दूध उत्पादन कम हो पाता है, जिससे पशुधन की संख्या क्या करें, यहाँ पर लिखेंगे अधिक होने के बावजूद इसका भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ छूट गया है, क्या होगा, अर्थव्यवस्था में इसका योगदान क्या हो जाएगा, इसका योगदान नगण्य, यानी इसका योगदान काफ़ी क्या है, नगण्य। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू।